अब हम करेंगे क्या, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तुम लोगों ने आज करा ही नहीं, मैं तो वैल्यू ऑफ फर्म करा देती नहीं तो। वैल्यू ऑफ फर्म भी इसी का टॉपिक है क्या? नहीं नहीं, अलग है। तो मतलब लिवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। हाँ 15 मार्क्स का है ना इसमें से टोटल ही पूरा? हाँ। ठीक है वैसे यार, 15 अभी तक मार्क्स बस ये नहीं यही है तो कि कंप्लीट हुए हैं। फिक्स है 15 मार्क्स। बस मार्जिन इतनी होती है कि आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 15 मार्क्स तो 15 मार्क्स हाँ का ही जो होगा। भी है 15-18 यार, मतलब 75 में से 40 लाना कंपलसरी है हाँ शायद। यार। मुझे तो लग रहा है 30 या फिर 28 कुछ है। पता नहीं, पर देखो रिजल्ट जो आया उसमें तो हमारा 40 नेसेसरी था ना, वो उस हिसाब से बता रही हूँ मैं। तो 100 में से भी तो हो सकता था, बट ये तो 75 मार्क्स है ना, इसलिए। हाँ हो सकता है, पर फिर भी करो तो कर लो ना, फिर भी 45 हाँ 40 वो तो है 40 का तो ही करो। यार, ज्यादा लेके चलना पड़ेगा ना हमें तो। हाँ। हम्म। सो वर्किंग कैपिटल, ये लास्ट यूनिट है क्या? हाँ लास्ट वाला यूनिट है। तो वर्किंग कैपिटल हमने 12th में पढ़ रखा है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हमारी जो एक्सेस ऑफ करंट एसेट होते हैं माइनस हमारी करंट लाइबिलिटीज है ना, जो वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है ना। तू कितने घंटा बोलता है, ज्यादा हो रहा है क्या? रात खाएगा पूरा कैसे? हाँ तो वही हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। ठीक है, फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ये हम पढ़ रहे हैं एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल। ठीक है, पहले हम एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल में हमारे चैप्टर है ऑपरेटिंग साइकिल, एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल, क्रेडिट पॉलिसी, कैश मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कि हमारा ईओक्यू है। ठीक है, तो पहले हम सेकेंड वाला कर रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो उसमें होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमारा होता है करंट एसेट्स, टोटल ऑफ करेंट एसेट्स। ठीक है, और नेट वर्किंग कैपिटल होता है हमारा करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है हमारी वर्किंग कैपिटल क्या है। तो उसका टेबल हम बनाते हैं, टेबल बनता है हमारा। पहले हम करेंट एसेट्स ऐड करते हैं, ए पॉइंट हमारा करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट में हमारे क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है और फिनिश गुड्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे डेटर्स होते हैं, और डेटर्स हो गए, फिनिश गुड्स हो गए, और हमारी कैश। ठीक है, तो करेंट एसेट्स में हमारी यही होते हैं, हमारी जो हमारी कैश या फिर जो हमारी कैश मतलब लिक्विड एसेट्स हैं, जो कि जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे एसेट्स हमारे करेंट एसेट्स होते हैं, है ना। तो वो चीज़ है। देखो अब इनकी वैल्यू कैसे हमें कैलकुलेट करनी है। देखो वर्क इन प्रोग्रेस में हमारे क्या क्या होता है, रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है, रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है, लेबर इंक्लूड नया होता है। हाँ हाँ बोलो। एक क्वेश्चन बताइए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। थोड़ी देर में बताऊँ, ये कर लो फिर। अरे मैं भी कर रहा था साथ साथ। तो हमारी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, फिर उसके बाद मैंने बताया कि हम कैसे एस्टिमेट करेंगे हमारी वर्किंग कैपिटल, कैसे एस्टिमेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटिंग तेरे पे इसीलिए गुस्सा था, क्या करना? कोई चीज बोलो ना। वर्किंग कैपिटल।
तो उसमें हम क्या करते हैं, देखो वर्किंग कैपिटल हमें कैसे निकालनी है, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज। करेंट एसेट सारे हमने करेंट एसेट्स लिख लिए, माइनस पे हम बी पॉइंट हमारा करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, मैं बताने जा रही थी कि इनकी वैल्यू हमें कैसे लगानी है, कि वैल्यूज जो हमारी है वो कैसे लगानी है। देखो रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल हमारा इसका होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम पूरे साल में हम नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पे हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट रॉ मटेरियल की कॉस्ट। ठीक है, इसमें हम सारी वैल्यूज जो फाइंड आउट करते हैं वो हम सीधा कॉस्ट पे करते हैं, कोई सेल्स प्राइस पे नहीं होती है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू में हमारी कॉस्ट, इनटू में नंबर ऑफ डेज, मतलब कितने दिन के लिए वो रखा गया है वो। ठीक है, या तो डेज में होगा, अगर डेज में गिवन है तो तुम वो उसमें कर सकती हो बाय 365, नंबर ऑफ डेज बाय 365। ठीक है, और अगर मंथ में गिवन है तो नंबर ऑफ मंथ बाय 12। ठीक है, और अगर वीक्स में गिवन है तो नंबर ऑफ वीक्स बाय 52। ठीक है, और वर्क इन प्रोग्रेस में हम क्या करते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस में हम कैसे वैल्यूएशन करेंगे, उसमें देखो रॉ मटेरियल हम जब कोई चीज हम प्रोसेस में डालते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा था हमने कि प्रोसेस अकाउंटिंग जो था उसमें हम कोई चीज अगर प्रोसेस में डालते हैं, तो जब प्रोसेस में डालते हैं तो रॉ मटेरियल हमारा पूरा 100% लगा देते हैं हम शुरू में ही, है ना, तो ये हमारा पूरा 100% होगा। ठीक है, फिर उसके बाद लेबर और ओवरहेड हम पूरा एक बार में यूज नहीं कर लेते, शुरू में यूज नहीं कर लेते, वो कंटिन्यू चलता है। ठीक है, लेबर और ओवरहेड हमारा कंटिन्यूली चलता रहता है, एक बार में यूज नहीं होता। तो इसमें अगर क्वेश्चन में हमारी परसेंटेज गिवन है कि इतना परसेंट हमारा यूज हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट भी कह सकते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट की हमको एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में कितनी कॉस्ट लग रही है वो। ठीक है, तो अगर परसेंटेज गिवन है कि कितने परसेंटेज की कॉस्ट हमने लेबर और ओवरहेड यूज करी है वर्क इन प्रोग्रेस में, तो उस पे कर लेंगे। अगर गिवन नहीं है तो ये हम अज्यूम करेंगे कि हमने अभी आधे प्रोसेस पे हैं। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है कि काम चल रहा है, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि आधा काम हो चुका है और आधा काम चल रहा है, तो ये हमारा 100% यूज होगा। देखो नंबर ऑफ, इसमें भी नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू में कॉस्ट इनटू में डेज। ठीक है, जितने डेज के लिए है, और 100% होता है। इसमें यूनिट, कॉस्ट, डेज, फिर परसेंटेज। अगर परसेंटेज गिवन है तो वो, नहीं तो हमारी 50%। ठीक है, और इसका भी वही सेम होता है। फिर फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड क्या है, हमारे जो गुड्स हमारे प्रोड्यूस हो चुके हैं, रॉ मटेरियल हमारी 100% लग चुकी है, लेबर हमारी 100% लग चुकी है, ओवरहेड हमारी 100% लग चुकी है, तो वो हमारी होती है यूनिट इनटू कितने यूनिट हमारी फिनिश्ड गुड्स, मतलब टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, यूनिट हमारी टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स यूज होते हैं हर जगह। ठीक है, इनटू में कॉस्ट, फिनिश्ड गुड्स की टोटल कॉस्ट, इनटू में हमारे नंबर ऑफ डेज, कितने दिन के लिए वो रखा गया है हमारी कंपनी में। फिर उसके बाद डेटर्स, डेटर्स हमारे कि हमारी कितने, वो जो डेटर्स हमारे हैं कंपनी के, वो कितने मंथ्स के लिए हैं। ठीक है, कितने टाइम के लिए है, उस पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें भी यूनिट इनटू में कॉस्ट, मैंने बताया पहले ही कि सारी वैल्यू हम कॉस्ट पे करते हैं। ठीक है, तो डेटर्स क्या होता है, जो डेटर्स को हम सेल कर रहे हैं तो हम किस पे सेल करते हैं, हमारी सेलिंग प्राइस पे सेल करते हैं, पर उस पे हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम सेलिंग प्राइस नहीं लेते, हम जो कॉस्ट हमारी है उसको हम लॉस मानते हैं। क्योंकि अगर वो डेटर है हमारा, उसने अगर पे नहीं किया तो हमारा जो घाटा होगा वो किसका होगा, कॉस्ट का घाटा होगा ना, जो हमारी कॉस्ट लगी है उस यूनिट को प्रोड्यूस करने में, जो उसने खरीदी है, वो घाटा होगा हमारा। तो इसीलिए हम वर्किंग कैपिटल को उस कॉस्ट पे करते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ डेज, और फिर कैश तो हमें गिवन होती है कैश। ठीक है, और करेंट लाइबिलिटीज में हमारे क्या आता है, क्रेडिटर्स। ठीक है, और इसका भी हमारा ऐसे ही कैलकुलेट होता है, यूनिट इनटू कॉस्ट इनटू डे। ठीक है,
फिर उसके बाद हमारी नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी A माइनस B, ठीक है। ठीक है, आया समझ? हाँ बताओ, आया? तो अब हम करेंगे क्या, ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है कि हमारी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है किसी भी कंपनी का, अगर वो ट्रेडिंग फर्म है तो उसका सामान खरीद के लाना, उस पे उसको फिर उस सामान को बेचना, है ना। ट्रेड कर रही है वो, तो वो ट्रेडिंग उसकी ऑपरेटिंग साइकिल है। कि ऑपरेटिंग साइकिल उसकी कब से शुरू होगी, सामान को खरीद के लाने से उस सामान को बेचने तक, फिर उसके जो डेटर्स, उस सामान के जो डेटर्स और क्रेडिटर्स बच जाएंगे वो, ठीक है। तो वो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल में होगी, ठीक है। और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो रॉ मटेरियल खरीद के लाना, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना, वर्किंग प्रोग्रेस बनाना, फिनिश गुड्स बनाना, उसके डेटर्स, उसके क्रेडिटर्स, ठीक है। तो वो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है। तो पापा ऐसा कोई मंदिर था भारत में जहाँ से घी बहता था लगातार, वो था। तो देखो, इसमें भी हमारा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल होता है और नेट ऑपरेटिंग साइकिल होता है। जैसे हमारा वर्किंग कैपिटल में होता है उस वैसे ही, ठीक है। तो हमारा वर्किंग कैपिटल में क्या था, हमारी करेंट असेट हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती थी, तो इसमें भी हमारी करेंट असेट हमारी ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है। क्या लिख रही हूँ मैं, CA लिख देती हूँ। और नेट ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, CA माइनस CL, ठीक है। तो देखो अब फर्क क्या है, फॉर्मूला तो वही है, फर्क क्या है फिर इसमें, कि इसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमने पूरे साल का वर्किंग कैपिटल निकाल लिया, ठीक है। पर इसमें हम देखते हैं कि वो कितने टाइम तक है पूरे साल में। वो देखो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, वो फिक्स्ड नहीं होती है कि हर एक साल की होगी, वो कभी कभी एक साल से कम की भी हो जाती है और एक साल से ज़्यादा भी हो जाती है, पर 18 महीने से ज़्यादा नहीं होती है ऑपरेटिंग साइकिल एक, ठीक है। और कभी कभी वो सालों भी हो जाती है, लाइक जैसे कि कंस्ट्रक्शन, ये डैम कंस्ट्रक्शन, मेट्रो कंस्ट्रक्शन, इसकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत लंबी होती है, सालों सालों 5-7 साल लग जाते हैं, तो उसका फिर अलग है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग साइकिल फिक्स नहीं है कि 1 साल या 2 साल का होगा, ऑपरेटिंग साइकिल लंबा हो सकता है। तो हमारी ये नंबर, हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने सालों, मतलब कितने टाइम तक है, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल क्या था, ऑपरेटिंग साइकिल में उसको ऑपरेट करने की कॉस्ट निकाल रहे हैं। वर्किंग कैपिटल में क्या था कि उसको हमारी जो बिजनेस में हमारी वो काम करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी वो एस्टिमेट करके लेके चल रहे थे कि हमारे इतना कैपिटल हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, ये काम करने के लिए। तो ऑपरेटिंग साइकिल का हमारा टेबल बनता है ए ले ले हम, हमारा करेंट एसेट, ठीक है। तो करेंट एसेट में हमारे क्या क्या होता है, हमारे वही चीज़ें, रॉ मटेरियल WIP में हमारा रॉ मटेरियल, लेबर, सॉरी WIP सिर्फ, ठीक है। फिर हमारी फिनिश गुड्स कितने टाइम तक होल्ड हो रही है, ये चीज़ देखते हैं ना, डेटर्स
और ठीक है, ये इसमें कैश नहीं होता है। देखो रॉ मटेरियल का इसका जो फॉर्मूला है हमारा, एवरेज रॉ मटेरियल, हमारा ईयर का, पूरे ऑपरेटिंग ईयर का एवरेज रॉ मटेरियल बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड थ्रू आउट द ऑपरेटिंग ईयर, या फिर हम ले सकते हैं यहाँ पे टोटल परचेज, ठीक है, इनटू में हमारा जितने नंबर का हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है, 365 डेज हो सकता है। अगर कुछ गिवन नहीं है तो हम 365 डेज मान लेंगे, ठीक है, पर अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो मानेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब एवरेज कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड में 2 हमारा एवरेज निकलता है। अगर हमारा 2 ईयर का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो गिवन है वो वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। और WIP हमारा होता है, WIP हमारा होता है एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज WIP बाय में हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, गुड्स की COGS गुड्स सोल्ड हमारी कितनी कन्वर्जन कॉस्ट जो होती है, मतलब गुड सोल्ड करने के लिए उसको कितनी कॉस्ट पड़ी वो, या फिर हम ले सकते हैं परचेज, ठीक है, इनटू में 365 डेज। फिनिश गुड्स में हमारा एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, ठीक है, इनटू में 365 डेज। तो देखो वर्किंग प्रोग्रेस हमें गुड्स को कन्वर्ट करने में, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में हमारी क्या लगती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगती है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम WIP पे वो ले रहे हैं, पर रॉ मटेरियल हमारी किससे लिंक्ड है, हमारी परचेज से लिंक है, तो इसलिए हम उसको वो ले रहे हैं। कन्वर्जन, ये हमारी क्या हो रही है, कन्वर्जन हो रही है, ये कन्वर्जन हो रही है और ये कन्वर्ट हो चुकी है, तो उस पर हमारी COGS लगी होगी, इसलिए उसको उससे डिवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद डेटर्स जो है हमारे, डेटर्स में हमारा एवरेज डेटर्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, की सेल्स करने में कितनी कॉस्ट लगी है, या तो वो, या फिर हमारा यहाँ पे ले सकते हैं टोटल सेल्स, ठीक है, कि हमारे डेटर्स हमारे किससे आते हैं, सेल्स करने पे आते हैं, तो इसीलिए तो ये हमारा आ जाएगा CA आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद B हमारा करेंट लाइबिलिटीज, उसमें क्या आती है हमारी क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हमारी क्या होंगी, एवरेज क्रेडिटर्स इनटू में हमारी क्रेडिटर किस वजह से बनती है, परचेज की वजह से, क्रेडिट परचेज की वजह से, तो वो, ठीक है। अगर क्रेडिट परचेज गिवन है तो क्रेडिट परचेज, अगर क्रेडिट सेल गिवन है तो क्रेडिट सेल, पर अगर गिवन नहीं है तो हमारी टोटल सेल्स हम ले लेंगे और टोटल परचेज हम ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, आया समझ। और जो हमारी फिर A माइनस B जो हो जाएगी हमारी, वो नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकल आएगी। आगे बताओ। ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल था, ठीक है। इसमें एक चीज़ और, ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ सकता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, VIP कैलकुलेट करने में, क्या VIP जो वर्किंग प्रोग्रेस है उसमें हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट लग रही है ना, तो उससे रिलेटेड भी है, उससे भी रिलेटेड है, तो वो भी हमारा इसमें आ सकता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर परचेज हमें नहीं दिया तब जाके ही हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेते हैं, वरना हम नहीं लेते हैं। बहुत ही कम केसेस में लिया जाता है अगर हमें इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्योंकि जो VIP है उसका कोई रिलेशन, मतलब ज़्यादा, मतलब क्लोज रिलेशन नहीं है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, ठीक है, इसीलिए। फिर उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे अपना रिसीवेबल्स।
अब हम स्टार्ट करेंगे रिसीवेबल्स मैनेजमेंट कि कैसे हम अपने जो अपने रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है, जो हम अपने रिसीव करना रह गया है ना, तो डेटर से, और वो हम किससे करते हैं, डेटर से, है ना। जो क्रेडिट सेल्स किए हैं हमने, वो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं। लाइक जैसे हमारे पेबल्स होते हैं जो हमें क्रेडिटर्स को पे करने हैं, ठीक है। तो वैसे ही रिसीवेबल्स जो हमें डेटर से लेने हैं, वो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं। तो जब कोई कंपनी, जो देखो रिसीवेबल्स की वजह से कंपनी को प्रॉफिट कंपनी को अफेक्ट होता है ना, कि अगर आपके डेटर ने आपको पैसे वापस नहीं किए तो आपको लॉस हो जाएगा। तो वही चीज़ की रिसीवेबल्स की वजह से कंपनी को कैसे अफेक्ट हो सकता है, वो हमारा इसमें आता है, ठीक है। लाइक जैसे कि क्रेडिट पीरियड, कि अगर कोई कंपनी है वो अपनी क्रेडिट पीरियड चेंज कर रही है, तो पहले उसका मान के चलिए कि पहले उसकी 1 मंथ की क्रेडिट पीरियड थी, फिर उसने अब उसको क्या करना है, उसको अपनी क्रेडिट पीरियड बढ़ाना है, किस लिए, सेल्स के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी सेल्स ज़्यादा हो, ठीक है। या फिर उसको लॉसेस ज़्यादा हो रहा है तो वो अपनी क्रेडिट पीरियड को कम कर देगी ताकि उसके लॉसेस कम हो, ठीक है। ज़्यादातर केसेस वो सेल्स बढ़ाने के लिए करती है, क्योंकि लॉस हमारा कंपनी बहुत ही कम, मतलब ज़्यादातर हमारे केसेस हमारी सेल्स बढ़ाने के लिए वो क्रेडिट पीरियड बढ़ाने की कोशिश होती है, ठीक है। तो वो हम कैसे क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से, क्रेडिट पीरियड के चेंज होने में से कैसे हमारी बिजनेस को वो अफेक्ट कर रहा है, वो चीज़ हमारी रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में आती है। प्रेजेंट पॉलिसी जो हमारी क्रेडिट पीरियड अभी की चल रही है उस पे, और न्यू पॉलिसी अगर हम उसमें कोई चेंजेस ला रहे हैं तो वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता करनी है कि जो प्रेजेंट में है उसमें हमारी क्या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो रही है। तो वो कैसे होगी, हमारी सबसे पहले हम लेंगे क्रेडिट सेल्स, है ना। क्रेडिटर्स, हमारे जो डेटर्स है उन पे हम क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स करते हैं उन पे, ठीक है। माइनस हमारी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, हमारी फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस हमारा बैड डेब्ट्स, माइनस अगर कोई हम डिस्काउंट्स दे रहे हैं अपने मतलब परचेजर्स को, ठीक है, तो वो हमारा माइनस हो जाएगा। फिर अगर कोई हम क्रेडिट फैसिलिटीज़ पे कोई इंटरेस्ट उनसे ले रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो वो हमारा ऐड हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम क्रेडिट सेल्स दे ही किस ले रहे हैं, अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। अब तुम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो वो तो गलत, मतलब फिर तो हमारी सेल्स बढ़ेगी नहीं ना। तो ऐसा होता नहीं है, बस एक मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे टेबल में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी क्या आएगी, हमारी प्रॉफिट आएगी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि इतना हमें प्रॉफिट है, हम ये मान के चलेंगे, ये हमारी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गई। फिर उसके बाद हमें अब ये हमारी प्रॉफिट आ गई, ठीक है, प्रेजेंट पॉलिसी में। अब इसके बाद हमें उसमें चेंज लाना है कोई, कि हमारी जो हम क्रेडिट पीरियड बढ़ा रहे हैं उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट पे, वो हम जानेंगे। तो क्रेडिट पीरियड बढ़ाने के लिए हमारी क्या माइनस करते हैं हम, प्रॉफिट में हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करते हैं, जो हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही है, किससे, हमारे चेंज इन पॉलिसी की वजह से, ठीक है। तो चेंज इन पॉलिसी में हमारा क्या है, हमारा डेटर है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या, कि हमारी कॉस्ट ऑफ डेटर क्या पड़ रही है। एक भी छिलका नहीं है अंडे का। ये हमारा ए पोर्शन है, ठीक है। फिर उसमें हमारी कॉस्ट ऑफ डेटर्स निकालेंगे हम, वो हमारी कैसे निकलेगी, मैं कनक को पकड़ रहा हूँ। टोटल जो कॉस्ट है हमारी डेटर्स की। तो कॉस्ट ऑफ डेटर्स क्या होंगे,
जो हमने देखा था ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल में भी कि डेटर्स पे जो हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है उस डेटर के लिए, वो हमारी उसको हम अपना लेके चलते हैं, है ना। तो जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेटर्स है, तो टोटल कॉस्ट जो होगी हमारी सेल्स की, वही चीज़ हमारी कॉस्ट ऑफ डेटर्स भी होगी, है ना। तो टोटल कॉस्ट पे इनटू में हमारी क्रेडिट पीरियड, नंबर ऑफ डेज, जो कितने टाइम का हमारा क्रेडिट हम दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं अपने डेटर्स को, वो डिवाइड में 365, ठीक है। तो इससे हमारी कॉस्ट ऑफ डेटर्स निकल आएगी, ठीक है। अब उस कॉस्ट ऑफ डेटर्स को पूरा करने के लिए हमारी कुछ फाइनेंस कॉस्ट लगेगी, है ना। इस कॉस्ट ऑफ डेटर्स को हमें मतलब इतनी हमारी कॉस्ट ऑफ डेटर्स लगेगी, तो इतनी हमें कॉस्ट ऑफ डेटर्स लगाने के लिए भी हमें कुछ फाइनेंस चाहिए होगी, है ना। तो वो फाइनेंस हमारी कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेटर आई इस पर हमारी रेट, परसेंटेज रेट जितने हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फिर जो हमारी ये कॉस्ट आएगी, ये देखो, ये हमने ये क्या निकाला कि इतनी हमें रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद इतनी हमें कॉस्ट लगेगी, इतनी रिक्वायर्ड है हमें कि इतनी फाइनेंसिंग चाहिए, उस फाइनेंस को रेज करने के लिए हमें इतनी कॉस्ट लगी है। तो हम प्रॉफिट में से जो हमारा ऊपर ए पॉइंट था उसमें से हम माइनस कर देंगे बी, तो वो हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। फिर उसके बाद हम रैंकिंग करते हैं कि जिसकी हमारी सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट होगी वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। जो जिसकी हमारी नेट प्रॉफिट होगी अच्छा है, पर रैंकिंग करते वक्त हमें ये भी ध्यान देना है, पहले तो हम रैंकिंग कर लेंगे कि जिसका हमारा नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, उस हिसाब से हम रैंकिंग कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये भी देखना है कि जो हमारी ये जो फंड वाली कॉस्ट लग रही है, वो अगर नेट प्रॉफिट ज़्यादा है पर दूसरे जो उसकी नेक्स्ट रैंकिंग है उससे हमारी कॉस्ट, हमारी फंड रेजिंग की कॉस्ट हमारी ज़्यादा हो रही है, तो वो हमारा बेनिफिशियल नहीं है हमारे फर्म के लिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोट कि मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल मतलब टेलीग्राम ग्रुप बनाया नोट्स के लिए, तो अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लाइक हाइब्रिड वाली 10 ईयर की FM की PDF है और कुछ नोट्स वगैरह हैं उधर।